स्वागत है आपका एग्रोजेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं जेट 2026 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एक सीरीज, जिसमें आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज। हमारा पहला सवाल यहाँ पे आता है कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। मूल कॉन्सेप्ट से संबंधित ये पहला सवाल है, जिसमें हमें पता है कि एक मोल का अर्थ होता है 22.4 लीटर आयतन। किसी भी पदार्थ का आयतन अगर 22.4 लीटर है, इसका मतलब उसका जो मोल है या उसमें मोलों की संख्या जो है वो 1 मोल होती है। यहाँ हमें आयतन दिया गया है 5.6 लीटर। 5.6 लीटर का मतलब हो जाता है 22.4 का 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मोलों की जो संख्या है वो हो जाती है 1/4। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछी गई है, ना कि ऑक्सीजन अणुओं की संख्या। एक ऑक्सीजन अणु में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, इसलिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास यहां पर मोल की संख्या आ जाती है 1/2 मोल। अब 1/2 मोल में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी गई है, और परमाणुओं की संख्या के लिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम आवोगाद्रो नंबर से। जैसा कि आपको पता है कि आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो उसका हाफ अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 3.01 इंटू 10⁻23। ये यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्न में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा है। तो आवर्त सारणी के चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो हमारा है, उससे रिलेटेड ये सवाल है, जहां हमने पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आवर्त सारणी में, वैसे वैसे वहां पर परमाणु त्रिज्या जो है वो कम होती है जेड इफेक्ट की वजह से। लेकिन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, सेल नंबर बढ़ता है, जिससे परमाणु आकार बढ़ता है। अब इन तत्वों में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्षार धातुएं, एल्कलाई मेटल्स जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप, उसके एलिमेंट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे ऊपर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी त्रिज्या जो है वो हो जाती है रुबिडियम की, और परमाणु आकार रुबिडियम का सबसे बड़ा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कण सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो यहां पर हमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम प्लस आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 1+ चार्ज आने का अर्थ है कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। फिर उसके बाद मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी 10 ही बचती है हमारे पास। तो यहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज है उसका ये पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे 0.25 मोल कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है। मोल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड ये सवाल है। 0.25 मोल का मतलब हो गया 1/4 मोल। और अब इसमें भी इस बार आपसे कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन आयनों की संख्या पूछी गई है। कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होता है या टूटता है या वियोजित होता है तो यहाँ पे 2Cl- आयन बनते हैं, 2Cl-। तो 1/4 मोल को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे मोल की संख्या आती है 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर है वो होता है 0.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किसका बंद कोण बॉन्ड एंगल, हमारा चौथा चैप्टर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से रिलेटेड आणविक आबंधन और उनकी संरचना से संबंधित ये सवाल है यहाँ पे कि निम्न में से किसका बंद कोण बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। तो हमें पता है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 160 डिग्री, H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, मेथेन सबको पता है यहाँ पे कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल चतुष्फलकीय संरचना होती है 109.5 डिग्री। अब
CO2 की अगर बात करें तो ये एक अध्रुवीय अणु है और यहाँ पे जो संरचना होती है वो रेखीय होती है, लीनियर संरचना। लीनियर स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन सब में बॉन्ड एंगल जो सबसे ज्यादा है वो किसका है? CO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास कि निम्न में से कौन सा तत्व है सामान्यतः +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? जनरली हम जब पढ़ते हैं आवर्त सारणी तो उसमें 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। उनमें S ब्लॉक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स्ड होती है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका एक विशेष लक्षण ही यह है कि उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो यहां पर हमारे पास ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनमें सोडियम क्षार धातु है, एल्कलाई मेटल है, आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 और +3 दोनों हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आयरन। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाई अर्थ मेटल या सॉइल मेटल है, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फिक्स्ड +3 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है? वेवलेंथ के बारे में यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो वहां हमने जो डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ा था, डी ब्रॉगली रिलेशन मतलब इसमें जो लाइट है उसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन समझाया गया है। जो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने वहां पे पढ़ी थी, लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा हियर स्टैंड फॉर वेवलेंथ, यहाँ लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट है और p जो यहाँ पर है ये यहाँ पर संवेग को दर्शाता है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य का जो रिलेशन है वो किससे संबंधित है? संवेग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के पूर्ण अपघटन से CO2 के कितने मोल बनेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस टॉपिक से ये सवाल लिया गया है। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन आनी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम डिसोसिएशन करें और इसे अगर तोड़ा जाए तो हमारे पास आता है CaCO3 डिसोशिएट होता है CaO प्लस CO2 में। यहां पर ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इट मींस कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो CaO का भी 1 ही मोल जनरेट होगा और CO2 का भी 1 ही मोल जनरेट होगा। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास जो है 100 ग्राम पर मोल यहाँ पर, और 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 10/100, 10 में अगर आप 10 ग्राम में 100 ग्राम का भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.1 ग्राम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास, निम्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो है फ्लोरीन। याद करने के लिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक यूज की थी। फ्लोरीन मतलब फ्रॉड, फ्रॉड मतलब जो किसी से कुछ भी ले सकता है, जबकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो है सीजियम के पास। सीजियम मींस शरीफ, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। याद रखने की ट्रिक है और इसी ट्रिक से, और सबसे ज्यादा सबसे छोटा आकार जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो फ्लोरीन का है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास आता है, निम्न में से किसकी आयनीकरण एंथैल्पी सबसे कम होगी? आयनीकरण एंथैल्पी का मतलब है किसी भी परमाणु, यानी कि 1 मोल परमाणुओं के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन, विलगित गैसीय परमाणु, जनरली इसमें एक टर्म जो होती है, एक कंडीशन अप्लाई की जाती है कि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है साइज पे। जिस एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है। हमारे पास यहाँ पे ये जो सीरीज दिखाई दे रही है, इसमें सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है। तो हमें ये पता है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये इस तरीके से एक सीरीज में आते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम। तो यहां पर हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती है।
तो यहाँ सबसे बड़ी जो एटॉमिक रेडियस है वो है सोडियम की। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है तो ये और बड़ा हो जाता है, और छोटा एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है सोडियम, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये नोबल गैस नियॉन जैसा बन जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा सोडियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अणु अध्रुवीय नॉन पोलर एलिमेंट है, नॉन पोलर कंपाउंड है? तो यहां नॉन पोलर के लिए जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 होता है, उससे हम ये पता करते हैं कि कौन सा अणु ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय है। यहां हमारे पास अमोनिया दे रखा है जिसमें एक लोन पेयर होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन ऊपर की तरफ लोन पेयर होंगे, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ होता है, तीनों हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से यहां पर होता है। तो इन सब की डायरेक्शन एक ही दिशा में ये जो है डाइपोल मोमेंट लग रहा है, तो सबका प्लस हो जाएगा। तो यहां ऑल ओवर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। नेक्स्ट H2O में भी 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर या मुड़ी हुई संरचना होती है, यहां पे भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं BF3 की तरफ। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो संरचना होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय संरचना। इसीलिए यहां पर तीनों जो बॉन्ड हैं उनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारे पास यहां पे राइट आंसर होगा BF3। सल्फर डाइऑक्साइड में भी सल्फर दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 नहीं होता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आता है कि 1 लीटर 2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, H2SO4 विलियन में H2SO4 के मोल कितने होंगे? तो हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, मोलरता और मोललता, मोलेरिटी और मोलेलिटी। मोलेरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एकांक विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। अब यहां पर मोलरता, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम N से डिनोट करते हैं, और नीचे हम लेते हैं V सॉल्यूशन। यहां हमें जो दिया गया है मोलरता दे रखी है, मोलरता दे रखी है हमें यहाँ पे 2 बराबर N की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, और V का मान 1 है। तो यहां अगर मैं इस 1 को इधर ट्रांसफर करूं तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 ही रहेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या जो है वो आती है 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असामान्य है? जनरली जो हमारा जेट का पेपर है उसमें एटॉमिक नंबर 30 तक, जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 30 तक 2 ही तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असामान्य है, और उनका भी जो रीजन होता है वो होता है अर्धपूरित कक्षकों का, हाफ फिल ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी का रीजन होता है वहां पे कि अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। और इसी के कारण हमारे पास 2 एलिमेंट है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। होना क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s से ट्रांसफर हो जाता है 3d में हाफ फिल होने के लिए। ये हाफ फिल ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर होता है, और ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, इसलिए यहां पे हमारा राइट आंसर होता है क्रोमियम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो एक सिंपल सी चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप आता है वो आता है एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स यानी क्षारीय धातु, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। अगर क्षार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई भी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है तो अप टू डाउन जाने पर वो इंक्रीज होती है। यानी अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय गुण घटेगा, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
अब यहां पर हमसे पूछा गया है सबसे कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड मतलब अधातु से रिलेटेड जो ऑक्साइड है। अब हमें यहां पे दिया गया है K2O पोटेशियम, क्षार धातु है, ऑक्साइड है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाई अर्थ मेटल, सॉइल मेटल, तो इसका भी जो है नेचर वो एल्कलाइन या क्षारीय होता है, बेसिक नेचर होता है। मैग्नीशियम सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये भी नेचर में बेसिक है। अब बचता है हमारे पास यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। बढ़ते हैं, यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा CO2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सी गैस का प्रसरण सबसे तेज होगा, कौन सी गैस जो है वो फास्ट रैपिडली जो है वो एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पे सबसे लाइट वेट जो गैस है हमारे पास उसका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है, उसका प्रसरण सबसे ज्यादा होता है, और लाइट वेट गैस जो हमारे पास यहाँ पे है वो है हाइड्रोजन गैस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एक सिंपल बेसिक जो तरीका समझाया है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आप ऐड कर दो, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। यहां पर अगर अमोनिया की बात करें हम, तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं और एक यहां पर लोन पेयर भी है, तो नंबर ऑफ 3 यहां पे है बॉन्ड पेयर और एक यहां पे है लोन पेयर। 3 + 1 = 4, तो यहां हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। इनमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, Zn, Cd और Hg, ये जो 3 तत्व हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक में आते हैं। इन तत्वों की खास बात यह है कि ये तत्व ना तो अपनी सामान्य अवस्था में नॉर्मल जो इनकी स्टेट है उसमें, और दूसरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, रिक्त डी कक्षक इनमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिंक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटाने का कार्य कौन करता है। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक सिंपल सा कहानी के रूप में याद करवाया था आपको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आपने देखी होगी, मांझी। पहाड़ काट के छोटा कर देता है तो निकलने का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, लोगों के लिए आवागमन जो है वो सरल हो जाता है। सेम काम एक कैटलिस्ट भी करता है, तो याद रखने के लिए कैटलिस्ट को आप मांझी से जोड़ सकते हैं कि कैटलिस्ट का काम भी जो अभिकारक से उत्पाद बनते समय बीच में जो ऊर्जा का एक बैरियर है, एक अवरोध है, एक पहाड़ है, उसको छोटा करने का काम होता है। ये कैटलिस्ट भी उस ऊर्जा के अवरोध को कम करता है ताकि अधिक अभिकारक जो है जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो सक्रियण ऊर्जा को कम करने का काम जो करता है वो करता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में सबसे अधिक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। हमें बताएं सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जनरली नोबल गैसेस का होता है। सबसे 18 लास्ट ग्रुप जो हमारे पास है नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। सो ऑल एलिमेंट आर ट्राई टू बी लाइक नोबल गैसेस। जितने भी तत्व हैं वो सब नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो प्लस स्टेट में, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये भी किसके जैसा हो गया है, नियॉन जैसा, स्टेबल है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसके जैसा हो गया है, नियॉन जैसा। तो यहां तीनों ही जो एलिमेंट है हमारे पास उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लाइक ए नोबल गैस, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में किसका जल योजन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो यहां पे आयनिक रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिस आयन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है।
तो यहां अगर हम देखें तो सबसे छोटी आयोनिक रेडियस, फिर से वही बात है कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, इट मीन सबसे छोटी जो रेडियस है वो किसकी है, लिथियम आयन की। तो यहां सबसे अधिक सबसे अधिक हाइड्रेशन एंथैल्पी या जल योजन एंथैल्पी का मान जो होता है वो लिथियम प्लस आयन में होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में भिन्न परीक्षण के द्वारा विभेद किया जा सकता है। यहां पे ये सवाल इस तरीके से है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो जनरली हमारे पास 3 टेस्ट आते हैं। एक आता है हमारे पास यहाँ पे टोलेन रिएजेंट, एक आता है फेलिंग सॉल्यूशन, एक आता है सिर्फ रिएजेंट और एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ऐसे 4-5 जो है हमारे पास कुछ रिएजेंट होते हैं जो इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करने में, विभेद करने में काम में लिए जाते हैं, डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन ग्रुप है। तो जनरली यहां पे हमें जो दे रखा है वो दे रखा है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन वैसे एक सॉल्यूशन नहीं होकर 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, 2 स्टेप में काम में लिया जाता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और फिर होता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है उसे रोसेल सॉल्ट बोला जाता है, रोसेल लवण बोला जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से बना होता है। इसका काम होता है कि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, इसलिए ये टेस्ट काम में लिया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नाइलॉन एक संश्लेषित रबड़ है, एक सिंथेसाइज्ड रबड़ है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व उपस्थित होता है। पॉलीमर जो होता है वो कुछ मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। यहां पे ये जो पॉलीमर बना है नाइलॉन, ये 2 यूनिट से मिलकर बना है। पहली यूनिट हमारे पास यहाँ पे होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक होता है एडिपिक एसिड। दोनों के मिलने से नाइलॉन 6,6 बनता है। अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, नाम से ही पता है एमीन वर्ड आया, इट मींस यहाँ पे एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन है। तो यहां और इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, CONH बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों जैसी गंध किस में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है एस्टर। इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट लाइक स्मेल होती है। अल्कोहल की स्मेल के बारे में तो जो है आप अगर कफ सिरप काम में लेते हैं या किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो वो अच्छे से जानता है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसकी गंध हम ट्राई भी नहीं करते क्योंकि इसे सूंघने से इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है। इसका यूज पहले के टाइम में, अब नहीं, पुराने टाइम में एनेस्थीसिया के रूप में करते थे, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता निश्चेतक के रूप में। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं है। तो सीधी सी बात है, पॉलीमर जो होता है, बहुलक जो होता है वो असंख्य एकलक इकाइयों के मिलने से बनता है, उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होने की वजह से बनता है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये तीनों ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, ये सब मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है, सेलुलोज भी जो है वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। यहां पर जो एक बहुलक नहीं है वो है आइस, बर्फ, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपस में किसी भी केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़े, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल और हमारे अंतिम सवाल की ओर। अति तनाव को दूर करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन, अति तनाव या डिप्रेशन को कम करने के लिए जनरली जो दवाई औषधि यहाँ पे एक औषधि के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है वो हमारे पास आता है इक्वेनिल। तो इसी के साथ हम यहाँ पर 25 क्वेश्चनों की ये जो सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। ये आपके जेट के मद्देनजर, आने वाले इस पेपर के मद्देनजर सवाल ये आए ना आए ये जरूरी नहीं है, सवाल इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, पैटर्न यही रहता है। तो आप पैटर्न को फॉलो करें, ये नहीं कि यही सवाल आएंगे तो इसी के भरोसे रहें।
पैटर्न फॉलो करें, इसी पैटर्न से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। 27 तारीख को जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पर एग्रोजेट क्लासेस के आपको लाइव पेपर सॉल्व करवाया जाएगा सबसे पहले। धन्यवाद।